प्रिय मित्रों, आज जो मैं केस आपको बताने जा रहा हूँ वह फरवरी 2002 का है। घटना कुछ इस प्रकार है। नीतीश कटारा, जो कि एक आईएएस ऑफिसर के बेटे थे, वह इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी जो गाजियाबाद में स्थित है उसमें पढ़ रहे थे। उनकी एक क्लासमेट लड़की थी जिसका नाम भारती यादव था। वो भी उसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रही थी। दोनों का एक दूसरे को जानना और एक लाइकिंग जो बाद में एक प्यार में बदल गई। नीतीश कटारा एक ब्राह्मण थे और भारती यादव, डीपी यादव, जो कि एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन हैं, उनकी बेटी थी। नीतीश के फादर आईएएस ऑफिसर थे। मदर भी उनकी बहुत अच्छी फैमिली से थी जिनका नाम नीलम कटारा था। इन दोनों की बढ़ती हुई फ्रेंडशिप से या लाइकिंग से एक दूसरे की, उनके आपस में शादी करने की संभावनाएं काफ़ी हो गई थी, या ये प्रस्ताव रख भी दिया था शायद बच्चों ने। डीपी यादव अपनी कम्युनिटी में विश्वास करने वाले थे और उनके जो ब्रदर और कजिन विकास यादव और विशाल यादव थे, वह भी इस प्रकार की इंटरकास्ट मैरिज में विश्वास नहीं रखते थे। इसीलिए उन्होंने एक योजना बनाई। एक शादी में 15-16 तारीख को ये सब, एक कॉमन दोस्त के फ्रेंड की शादी पर ये सब इकट्ठे हुए हैं जो गाजियाबाद में थी। वेडिंग पार्टी में विकास भी था, विशाल भी था, नीतीश कटारा भी था और भारती यादव भी थी। योजना अनुसार विकास और विशाल ने, या हो सकता है उस वक्त ही योजना बनी हो, उसका कोई महत्व नहीं है, उन्होंने नीतीश को अपनी बातों में लेके और वहीं पार्टी से बाहर कहीं ले जाने की प्रस्ताव रखी। इस तरह से रखी कि वो एग्री कर गए। तो विकास, विशाल, नीतीश और एक अलग से लड़का सुखदेव करके था, वो भी उनके साथ लेकर के और ये चले। टाटा सफारी थी, एसयूवी। ये सब जब खुर्जा की रोड की तरफ निकले तो एक जगह सड़क पर किसी व्यक्ति का, जिसका नाम राजकुमार था, उसका स्कूटर बिगड़ गया और वो स्कूटर लेकर वहीं खड़ा था, वो चल नहीं रहा था। तो ये पीछे टाटा सफारी में आ रहे थे, इनकी टाटा सफारी रुक गई बिकॉज सड़क पे एनफ स्पेस नहीं थी। और इन लोगों में वार्तालाप हुई आपस में। उन्होंने उसको जल्दी कहा भी तुम स्कूटर जल्दी हटाओ। उसने भी थोड़ा आर्गुमेंट किया होगा, मैं हटा रहा हूँ, जो भी है। इतना समय मिल गया कि उसने जो चारों लोग उसमें टाटा सफारी में बैठे थे उनको देख लिया था। ये वहाँ से फिर जैसे उसने स्कूटर किनारे पे किया, ये वहाँ से निकल आए और खुर्जा चले गए और खुर्जा से आगे जाके करीब 80 किलोमीटर उस इंसिडेंट से, जहाँ से उन्होंने उसको उठाया था, वहाँ ले जाकर उसको मार दिया गया। और मार करके उन्होंने उसको जलाया भी कि जिससे
वो आइडेंटिफाई न हो सके या पूरा जल जाए, पर पूरा जल नहीं पाया। उधर उनकी मम्मी नीलम कटारा और उनके फादर वो घर पे इंतजार कर रहे थे, लेकिन नीतीश जब नहीं आया तो सुबह 3 बजे उन्होंने पुलिस स्टेशन पर जाके एफआईआर लगा दी कि भाई इस तरह से मेरा बेटा गायब है कहीं पे। और उसने उनके घर फ़ोन के पता किया था तो पता चला विकास और विशाल भी गायब हैं, वो भी घर नहीं आए हैं। अब ये दोनों भाई और वो साथ में सुखदेव था, ये वापस आ गए। वापस आने के बाद में कटारा की तो डेथ हो चुकी थी, लेकिन नीतीश कटारा की डेड बॉडी वहाँ पे लोकल पुलिस ने रिकवर कर ली। पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद में जब ये सूचना लगी और पुलिस विकास और विशाल को ढूंढ रही थी, और जैसे सब इंस्पेक्टर ने उनको पकड़ा, उन्होंने सारी बात के लिए कन्फेशन कर लिया। लेकिन इस कन्फेशन को फॉर्मल रूप नहीं दिया गया, पर उनमें से एक ने इसको रिकॉर्ड कर लिया था। लेकिन फॉर्मल जैसे कन्फेशन होता है मजिस्ट्रेट के सामने या डीसीपी के सामने, जो ऑथराइज्ड आदमी हैं, उस रूप में उसको नहीं किया गया था। इस कन्फेशनल स्टेटमेंट में उन्होंने माना और बताया कि हमने वहाँ जाके उसको पीटा है, सुखदेव ने भी, उन्होंने भी, और उसके इतना पीटा था कि उसकी पेट की अंतड़ी तक बाहर आ रही थी, और उसके बाद जलाने की कोशिश की गई कि जिससे वो आइडेंटिफाई न हो सके। आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है डेड बॉडी का, तो उसके लिए मेरे को कांटेक्ट किया गया और हमने उनको बताया कि ठीक है, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, तो हम करते थे, अनुपमा हमारे यहाँ करती थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो हमने कहा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम उनकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनके टिश्यू लेंगे और मदर और फादर के ब्लड सैंपल लेंगे। वैसे ही हमने किया। वो दोनों उनके फादर और मदर हमारे कमरे में आए, हम लोगों ने उनका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया और बच्चे की पोस्टमार्टम डॉक्टर्स ने जो हड्डी रखी थी उनसे डीएनए करके मैचिंग करके उनकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हो गई। विकास और विशाल को पकड़ लिया गया, लेकिन अब पुलिस वाले या सब जो हैं उन्होंने कन्फेशन उसका जो हुआ था, क्योंकि को फॉर्मल रूप में वो तो था नहीं, उसके लिए कोर्ट में जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उनके साथ जो दूसरे ऑफिसर थे, उनके असिस्टेंट, उन्होंने भी जब इनकार कर दिया तो एनडीटीवी के पास में कहीं ना कहीं से उसका जो रिकॉर्डेड कन्फेशन था उनका तीनों का, वो कहीं से उन्होंने प्राप्त किया और उसको अपने टीवी पे उन्होंने उसको रन किया। उनकी आवाज़ साफ पहचानी जा रही थी, पब्लिक ने भी इस चीज़ को देखा, माना, तो एक पब्लिक प्रेशर क्रिएट हो गया। और इसी बात का सहारा लेकर के नीलम जो उनकी मदर थी, उन्होंने हाई कोर्ट में केस डाला कि साहब इसको दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो केस पटियाला हाउस कोर्ट में गाजियाबाद से ट्रांसफ़र होके आ गया। उसने कहा कि यूपी पे मेरा भरोसा नहीं है, तो इस केस को, और ये केस एसएन धिंगड़ा साहब के कोर्ट में लगा। वहीं पे मेरी भी एविडेंस हुई उस केस में। अच्छा खासा क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ। उसके बाद सेशन जज ने अपनी ट्रायल में क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो थी वो सब थी, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विटनेस इसमें जो थी वो भारती यादव थी।
भारती जादव से जब पूछा गया तो उसने पहले तो इनकार मिलने से इनकार कर दिया, और किसी न किसी तरह से उनकी बात को टालते रहे उनके फादर, क्योंकि डीपी यादव उस वक्त राज्यसभा के मेंबर थे और उससे पहले भी एमपी भी रह चुके थे, एमएलए भी रह चुके थे, मिनिस्टर भी रह चुके थे यूपी में। तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होने के कारण में पहले वो भारती यादव को नहीं पूछताछ उनसे की सकी, और इसी बीच में उन्होंने उसको इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया। इंग्लैंड में कैसे न कैसे 4 साल तक उसने निकाल दिए। 4 साल तक वो रही और यहाँ नहीं है भाई। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरफियर किया और उनके पासपोर्ट को रिवोक कर दिया गया 4 साल के स्टे के बाद में। अब पासपोर्ट रिवोक होने का मतलब होता है कि आपका स्टे जो यूके में है या किसी भी कंट्री में है वो इलीगल है, इसलिए भारती यादव को वापस आना पड़ा। उनका पुलिस ने स्टेटमेंट लिया, उन्होंने अपना आधा अधूरा सच बताया। हालांकि वो नीलम उनकी मदर से पूरी बात बता चुकी थी और उन्होंने अपना शक और सब बता भी दिया था, उनको आगाह भी किया था, वो उनके टच में थी भारती यादव। लेकिन फिर जब परिवार का प्रेशर आया होगा तो वो मजबूरन बदल गई। लेकिन फिर भी जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया और जो स्टेटमेंट उन्होंने कोर्ट में कायम रखा, वह बहुत ही मददगार साबित हुआ ये सिद्ध करने के लिए कि हाँ, नीतीश कटारा में और भारती यादव में आपस में संबंध था। संबंध मीन्स जान पहचान थी, क्योंकि उसने कहा कि ठीक है, मैं उससे, मेरे खाली फ्रेंड थे, मेरा उससे कोई नहीं था, लेकिन उसने कहा कि जैसे हम कई चीज़ें आदान प्रदान आपस में करते थे, गिफ्ट्स भी एक दूसरे को देते थे। तो जब ये बात कोर्ट में हुई कि भाई वो गिफ्ट्स भी देते थे, तो फिर एक एस्टेब्लिश रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाती है। तो एक कॉज जो है क्रिएट करने के लिए किसी रिलेशनशिप पे तो उनको ऑब्जेक्शन होगा ना, तो वो उनके स्टेटमेंट में ये चीज़ एस्टेब्लिश हुई और कोर्ट ने उसको माना कि यस, हाँ, इनके एस्टेब्लिश थी रिलेशनशिप, यानी कि एक कॉज था ऑनर किलिंग का। इसको हम ऑनर किलिंग ही कहेंगे ना, कि वो नहीं चाहते थे कि यादव समाज के बाहर शादी हो, ये ब्राह्मण है, तो उनको ऑब्जेक्शन था। तो इस ऑनर किलिंग के लिए उनके पास कुछ कारण था, ये साबित करना बहुत जरूरी होता है। तो वो भारती यादव के स्टेटमेंट से जाहिर हो गया। अब ये था कि वो उसको ले गए ये सिद्ध करना। तो भारती यादव ने, हालांकि ये उनकी मम्मी जो नीलम थी उनको बताया था जब ले गए उसके दूसरे तीसरे दिन, लेकिन ये स्टेटमेंट में उसने कहीं नहीं दिया अपने। पर इसमें जो रास्ते में आपको याद होगा, मैंने बताया कि एक व्यक्ति मिला था जिसका स्कूटर खराब हो गया था और उससे उनकी कुछ बात हुई थी, उसने सबको देख लिया था। उसको ढूंढ के वो उसने एविडेंस देने के लिए तैयार हुआ। उसने बताया कि हाँ, मैंने इन 4 आदमियों को एक गोरे से लड़के के साथ में गाड़ी में देखा था और ये खुर्जा की तरफ जा रहे थे। तो अब रात की बात थी, तो लाइट थी अंदर, क्योंकि नेचुरली रोक के जब बातचीत हुई तो उसको सारा संदर्भ याद रहा। तो वो एक आइट विटनेस जिसने ये साबित कर दिया कि ये जो है इनके साथ में गया था। तो 2 चीज़ एस्टेब्लिश होने के कारण और फिर उनके अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट जिसको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब कन्फेशनल स्टेटमेंट दिए थे पर लेकिन बाद में उन्होंने उनको ऑन नहीं किया। कोर्ट में जाके उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। पुलिस वाले जो थे पहले, उन्होंने भी कह दिया कि हमारे सामने कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या कर सकता है? वो तो परजुरी का ज़्यादा कोई केस आप चला सकते हो, तो इसलिए उसमें कुछ हो। लेकिन अब सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से जब सारी चेन बन गई तो सेशंस कोर्ट ने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेशंस कोर्ट से उनको मिला।
पटियाला उस कोर्ट में, सेशंस कोर्ट से। इसके अगेंस्ट, इसके साथ में एनहांसमेंट के लिए फिर वो गई लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसको कंफर्म कर दिया। नीलम जो उनकी मदर थी वो फिर सुप्रीम कोर्ट में गई फॉर द एनहांसमेंट ऑफ द पनिशमेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट, दोनों ने ही उसको 25 साल की सज़ा दे दी, क्योंकि अदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या होता है 10-12 साल बाद में गुड बिहेवियर पे बाहर आ जाते हैं। पर उन्होंने कहा कि वे 25 साल इनको सज़ा होगी और 5 साल डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के लिए हो गई, लेकिन ये दोनों कंकरेंट चलेंगे, यानी कि टोटल 25 साल की सज़ा होगी विदाउट एनी रेमिशन। उनको कोई रेमिशन नहीं मिलेगा, बीच में कोई किसी तरह की यही नहीं इंटरसेप्शन उसमें नहीं होगा, या किसी गुड बिहेवियर पे या किसी चीज़ छोड़ दिया उसका उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन फिर भी 2002 में जसिका लाल का केस हुआ तो वहाँ पे वो थे, वो भी वहाँ पे आए हुए थे, बैठे थे, पैरोल पे आए होंगे या कैसे भी आए होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो मैनेज करते रहे। जसिका लाल के केस में भी वो प्रेजेंट वहीं सीन पे थे, मौके पे थे। तो इस तरह से वो उनका चलता रहा। अब भी उनको जेल है, अपनी सज़ा काट रहे हैं, और 25 साल कंप्लीट होने के बाद ये तीनों आदमी, सुखदेव भी, विकास यादव भी और विशाल यादव भी, विकास और विशाल अपने आपस में कजन हैं, तो वो उसमें सज़ा में उनको हो गई। तो ये थी कहानी जो बहुत फेमस हुआ, नीतीश कटारा मर्डर केस, और इसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी न्यूज़पेपर्स में, टीवी पे। जैसे मैं बताया उसका कन्फेशन तो एनडीटीवी ने अगर नहीं पब्लिक को अगर प्ले करता तो शायद वो नहीं आता। तो कन्फेशन इस तरह से एविडेंस बना कि भाई वो पब्लिकली है तो उससे नेचुरली असर तो पड़ता ही है चीज़ों का। तो वो एक उनका हुआ और उनको सज़ा हुई। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपन किसी और कहानी के साथ।